सब आज हम स्टडी करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th और पूरी कंप्लीट हिंदी में बनाऊंगा। जितने भी आपके वीडियोस होंगे बनेंगे वो सब हिंदी में होंगे और क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर में यहाँ बनाने जा रहा हूँ। उसमें जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, सब अपन क्लियर करेंगे, ठीक ना। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि फिजिक्स में पहला चैप्टर तो आप जानते होंगे सब लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के वैद्युत स्थैतिकी था। अपन वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके मेन टॉपिक अपन को क्लियर कराएंगे, ठीक। मेन टॉपिक अपन पढ़ाएंगे, ठीक। अब देखो चैप्टर नाम क्या है, वैद्युत स्थैतिकी। अब वैद्युत स्थैतिकी चैप्टर है आपका हिंदी में, ठीक। भौतिक की बात करें क्लास 12th की। अब देखो वैद्युत स्थैतिकी में, वैद्युत स्थैतिकी होता क्या है, तो यह विज्ञान की एक शाखा है, यह विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारी या ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब देखिए किसी ने पूछा आपसे कि वैद्युत स्थैतिकी क्या है, तो वैद्युत स्थैतिकी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आवेश अगर स्थिर है, रुका हुआ है, तो उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना वैद्युत स्थैतिकी कहलाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड बोला हूं मैं, आवेश। अब आवेश क्या है, तो आवेश किसे कहते हैं, तो यह एक द्रव्य का गुण है, यह एक द्रव्य का गुण है, यह एक द्रव्य का नहीं, यह द्रव्य का एक गुण है, यह द्रव्य का गुण है, डायरेक्ट गुण, यह द्रव्य का गुण है। बताओ क्या है, आवेश क्या है, यह द्रव्य का गुण है। मतलब द्रव्य किसे कहते हैं, जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, उसे क्या बोलते हैं, द्रव्य कहते हैं। और जिसमें जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, वेट हो, ये सब क्या है, द्रव्य है। जैसे मैं क्या हूँ, द्रव्य हूँ। ये कलम के ये जो भी है मार्कर, ये क्या है, द्रव्य है। ये बोर्ड क्या है, द्रव्य है। मतलब जो कुछ भी स्थान लेता है, जिसमें भार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्य कहते हैं। और ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, मुझे देखें, इसको देखें, इसको देखें, इन सब के अंदर आवेश है। क्या है, आवेश जो छुपा हुआ है। जैसे अगर मैं कंघी ले लूँ और बालों में क्या करूँ, रगड़ दूँ, और रगड़ने के बाद मैं देखूंगा कि कागज़ के छोटे टुकड़े ले लूँ और जब उसके पास लेके जाऊँगा ना, तो कंघी उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। वाई, क्योंकि उस कंघी के अंदर आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आवेश, यानी उसके अंदर क्वालिटी थी आवेश की, टिक। और कंघी है क्या, द्रव्य है, यानी आवेश द्रव्य का क्या है, गुण है, टिक। अच्छा, आवेश द्रव्य का गुण है, कोई बात नहीं। सेकंड पॉइंट, आवेश के प्रकार कितने होते हैं, तो आवेश का प्रकार, आवेश के दो प्रकार हैं। एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। अब मैं धनावेश की बात करूं तो इसको लिखते हैं प्लस क्यू से, ऋणावेश को लिखते हैं माइनस क्यू से। अब सुनिए, ये जो धनावेश आप देख रहे हैं ना, धनावेश प्लस क्यू, और ऋणावेश जो देख रहे हैं ना, माइनस क्यू, अगर मैं दोनों को एक पास लाऊं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर मैं धनावेश और धनावेश को एक पास लाऊं, तो ये दोनों प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर मान लो सपोज मैं ऋणावेश को लाऊं, तो ये भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब क्या मालूम चला कि धनावेश ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धनावेश ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब सुनिए, ये तो आपका आवेश का प्रकार था। अब मैं चलता हूँ आवेश का गुण क्या होगा, ठीक। तो इतना लिख फिर रख कर। अब भाई देखो, अब मैं बात कर रहा था आवेश का, ठीक। तो आवेश दो प्रकार के थे ना, तो एक था तुम्हारा धनावेश को लिखते हैं प्लस क्यू से। किससे, प्लस क्यू से। एक्चुअली प्लस क्यू के एग्जांपल बात करूं मैं, तो ई प्लस जिसको बोलते हैं अपन पॉजिट्रॉन, क्या बोलते हैं,
तो बोलते हैं इसे पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन जो होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होती है। अच्छा, एक बात और, ये कूलाम कहाँ से आएगा भाई? तो सुनो, अगर मैं आवेश की बात करूँ ना, तो आवेश का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक जिसको बोलते हैं, वो होता है कूलाम। अब ये आपको याद रखना होगा कि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, एक नंबर का बोर्ड में आ सकता है। अब देखो, दूसरा था ऋणावेश, ऋणावेश, और ऋणावेश में मैं लिया था -q, और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो -e, और ई को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की जो आवेश होता है ना 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, बट ये निगेटिव में होता है और पॉजिट्रॉन पॉजिटिव में होता है। इतना डिफरेंस है दोनों में। ठीक, तो आप समझ चुके होंगे इन दोनों के एग्जाम्पल्स। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो आवेश था इसके गुण क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आवेश का गुण, तो आवेश के गुण क्या होते हैं, तो देखो मैं बता दे रहा हूँ। अब मैं बात करूँ आवेश का गुण, आवेश का गुण, तो आवेश के गुण में सबसे पहला आवेश का गुण है आवेशों का योग। सेकेंड गुण है आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण। तीसरा जो गुण है वो है आवेशों का, अच्छा आप लोग जानते होंगे जैसे संरक्षण, नाम सुनो संरक्षण, तो आवेशों का संरक्षण, संरक्षण। ठीक, ये तीन गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले बात करूं मैं आवेशों का योग, तो जब मैं आवेशों का योग की बात करूं, आवेशों का योग, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज योग। अब योग में क्या होगा आपका, तो मान लो ये कोई आपका निकाय है, निकाय को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम, और इस निकाय में -q, -2q, +4q, +6q इस तरह का आवेश है। तो मैं आपसे कहूं कि बताइए इसमें कुल आवेश कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, q टोटल, टोटल मतलब होता है कुल, कुल आवेश, इन सभी आवेशों को आप जोड़ेंगे, और इन सभी आवेशों को जब आप जोड़ देंगे और जितना आवेश आएगा उसी को बोलेंगे कुल आवेश। और जो कुल आवेश आएगा वो कैसे आया, इन सबको जोड़ने पे आया, इन सबका योग निकालने पे आया, और इसी गुण को बोला गया आवेशों का योग गुण, यानी आवेश का एक गुण है। यानी जब किसी भी निकाय में बहुत सारे आवेश गिवन हो, दिए गए हो, तो उन सभी आवेशों को हम जोड़ दें तो जो भी आवेश आए वो क्या कहलाएगा, कुल आवेश। और ये आवेश कब आ रहा है कुल, जब उसको हम जोड़ रहे हैं, यानी किसी निकाय में जितने भी आवेश होंगे उन सबको हम जोड़ देंगे। ठीक, तो कुल निकल जाएगा। अच्छा, ऐसा हर जगह फॉलो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ देखो कैसे करते हैं, देखो -q तो -q +4q +6q -2q। अच्छा, माइनस क्यों लिया वहाँ पे, वहाँ प्लस था लेकिन प्लस और माइनस क्या बन गया, माइनस। अच्छा बताओ, 4 और 6 कितना हो गया, 10q -3q, देखो 1 और 2, यानी ये आ गया आपका 7q, q टोटल, देख रहे हैं। यानी किसी भी सिस्टम निकाय में जितने भी आवेश होंगे उसे हम जोड़ देंगे, यही कहलाएगा आवेशों का योग। अब इसके बाद आता है सेकेंड, जिसका नाम है आवेशों का क्वांटीकरण। अब आवेशों का क्वांटीकरण देख लेते हैं। देखो, आवेशों का क्वांटीकरण, अब आवेशों का क्वांटीकरण क्या कहता है, यदि किसी सिस्टम में, यदि किसी निकाय में जितने भी तुम्हारे आवेश हैं वो सभी आवेश एक मल्टीपल गुणन होते हैं। ठीक, अब मल्टीपल गुणन क्या होता है, तो देखो होता क्या, ये कोई सिस्टम है आपका, इसमें आवेश है बहुत सारा, Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू so on। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि अगर मैं Q कुल की बात करूं टोटल, तो यहां हो जाएगा आपका ±NE। अब ये नया चीज क्या आ गया क्वांटीकरण में, तो सुनिए, ये जो n देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं आवेशों की संख्या,
आवेशों की संख्या, ध्यान से देखिएगा। और ये जो आप ई देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं मूल आवेश। अब ये जो मूल आवेश आप देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्लस और माइनस दिखाई दे रहा है, तो आवेश प्लस भी हो सकते हैं पूरा, आवेश माइनस भी हो सकते हैं पूरा, तो वही आपका प्लस माइनस। और n क्या है? आवेशों की संख्या, मतलब कितने आवेश हैं। ठीक, ये क्या है तुम्हारा? q, कुल आवेश। ठीक, अब यहाँ पे q इक्वल टू प्लस माइनस एन, यानी आवेशों के क्वांटीकरण में लिखेंगे कि आवेशों की संख्या और मूल आवेश का जो गुणनफल होगा वही कहलाएगा तुम्हारा आवेशों का क्वांटीकरण। यानी आवेशों का क्वांटीकरण क्या है? तो लिखेंगे आवेशों की संख्या मूल आवेश के गुणनफल को बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण, q इक्वल टू प्लस माइनस एन। और आप ऐसे पूरा ही नोट कर लेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक, अब सुनिए, यहाँ पे जो n देख रहे थे आवेशों की संख्या, तो इसमें कितने आवेश दिखाई दे रहे हैं? 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू ई का मान कितना होता है? 1.6 10⁻19 कूलाम। इससे मल्टीपल कर देंगे तो आपका Q टोटल इसका मिल जाएगा ऐसा। अच्छा, आवेशों के योग में क्या होता था? मैं सबको जोड़ रहा था, लेकिन इसमें ऐसा प्रोसेस है। ठीक, अब देखिए, आवेशों का क्वांटीकरण के बाद इसके बाद आता है आवेश का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण। अब आवेशों के संरक्षण क्या होता है? देखो, तो आवेश संरक्षण में क्या होता है कि आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, जबकि आवेश एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। यानी आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, जबकि आवेश एक दूसरे के रूप में परिवर्तित हो सकता है। यानी लिख रहा हूं मैं, आवेशों को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं कहूं एक पॉजिट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलने आ रही थी, जब दोनों आ रहे थे, मान लो यहां जब आएंगे तो दोनों मिल करके प्लस और माइनस 0 हो जाना चाहिए। ऐसा हम लोग सोचेंगे कि जब ये दोनों एक पास आएंगे तो एक प्लस और एक माइनस 0 हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। जब ये दोनों एक पास आते हैं तो आने के बाद इसमें से रेज निकलता है, HNu। अब ये HNu है क्या? तो ये एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। अच्छा, यहां बहुत लोग गामा रेज भी बोल देते हैं, क्योंकि गामा रेज भी एक क्या है? ऊर्जा है। तो ये जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, दोनों आकर के 0 नहीं होते हैं, ये ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें? ऊर्जा में। पहले क्या थे? आवेश, अब क्या बन गया? ऊर्जा। मतलब इसका रूप बदल गया, और यही कहलाता है आवेश का संरक्षण। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। राइट इट, फिर नेक्स्ट बात करने वाला हूं न्यू टॉपिक। अब इसमें क्या है, सबसे पहले बात करूंगा मैं चालक, कंडक्टर। ये क्या होता है? तो वह पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से होता है। चालक कहलाता है। अब मैं कहूं कि एग्जाम्पल बताऊं, तो मैं आपसे कहूं कि आप ले लीजिए लोहा, और लोहा में लगा दीजिए करंट, आसानी से फ्लो होगा ना? यस। मैं कहूं आप ले लीजिए कोई भी बॉडी, मतलब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लोहा हो गया पानी, इसको अपन जल बोलते हैं।
जल, जल में करंट फ्लो कराइए ना, देखिए कितना जल्दी फ्लो होता है। तो जल हो गया, लोहा हो गया, जितने भी दुनिया में चालक हैं, जैसे चालक में ले रहा हूं मैं धातु, धातु हो गए। अच्छा, जैसे मान लो सपोज गीली कोई भी चीज हो गया, मतलब इसमें वाटर हो, ठीक ना, एक्सेट्रा, काफी है। ये सब क्या है तुम्हारे चालक। सेकेंड बात करूं जिसका नाम है कुचालक। अब कुचालक क्या होता है, तो इसमें आप बोलेंगे वह पदार्थ जिसमें धारा या आवेश, धारा या आवेश आसानी से, धारा या आवेश प्रवाहित नहीं होता, डायरेक्ट प्रवाहित नहीं होता, मतलब ये प्रवाहित होते ही नहीं। एग्जाम्पल लकड़ी, अब लकड़ी कैसी होनी चाहिए, सूखी। जैसे एग्जाम्पल कुचालक, जैसे हो गया आपका अधातु, जितने भी अधातु होंगे। जैसे एग्जाम्पल ये बोर्ड ही देख रहे हैं आप, ये बोर्ड, मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश प्रवाह हो ही ना, वो सब क्या है तुम्हारे एक्सेट्रा, वो सब क्या है कुचालक। अब आप चालक और कुचालक पढ़ लिए। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, आगे है जिसको मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो बोर्ड में आते हैं वो है आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, अब यहां से आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा। इस चैप्टर का मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, वो सब अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ कूलाम का नियम आ गया। तो कूलाम का नियम क्या है, तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कूलाम। क्या नाम था, कूलाम। और कूलाम आया दुनिया में और इसने सर्च किया आवेश पे, और आवेश पे सर्च करके इसने बताया, इसने कहा कि अगर दो आवेश, धनात्मक आवेश एक पास लाएंगे तो दूर भागेंगे, दो ऋणात्मक एक पास लाएंगे तो दूर भागेंगे, और दो एक धनात्मक ऋणात्मक लाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे। यानी ये अगर आकर्षित या जो प्रतिकर्षित हो रहा है, इसके बीच में एक बल काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, बल। और इसी बल के बारे में कौन बताया, कूलाम। यानी कूलाम ने कहा यदि दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही था कूलाम का नियम। यानी मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो यहाँ पे लिखूंगा, बोर्ड में अगर लिखना चाहो तुम तो लिखोगे कूलाम के नियमानुसार। नियमानुसार यानी कूलाम ने क्या कहा, इसने कहा यदि दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत स्थैतिकी बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन होता है, तो बल। अर्थात आप यहां लिखेंगे कि F दो आवेश बना लेंगे Q1 Q2, इनके बीच की दूरी बना लेंगे R, लगने वाला बल F। तो ये जो लगने वाला बल है समानुपाती होगा Q1 Q2 के। अच्छा, इनटू बीच में है तो गुणनफल। अच्छा, व्युत्क्रमानुपाती होगा बीच के दूरी के। और आप देख रहे होंगे ये दोनों सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे,
ये भी दोनों सेम है तो एक बार, और ये ऊपर Q1 Q2 और नीचे क्या है आपका आर स्क्वायर, देख रहे हैं। और जब इसको अपन हटाएंगे तो आपके पास एक नियतांक आएगा के, और इस नियतांक को बोलते हैं समानुपाती नियतांक। और ये जो आप के देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस वैल्यू को लाके यहां रख देंगे, रखेंगे तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन आपको ध्यान देना होगा ये आपका वायु के लिए है, मतलब माध्यम की बात कर रहा है। जैसे ये जो कूलाम का नियम है ये माध्यम पर भी आधारित है, डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं वाटर ले लूं, जल, और जल के अंदर दो आवेश कर दूं, रख दूं जल के अंदर, तब वहां पे कूलाम के नियम का फार्मूला जो है ना पूरा फॉलो तो करेगा, बट वहां पे रखने पे आपका ये जो फार्मूला है चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट के आ जाएगा, और जो के आएगा वो उसको बोलते हैं परावैद्युतांक, और परावैद्युतांक डिपेंड करेगा माध्यम पे। जैसे यहाँ पे वायु है तो वायु में अलग उसकी मान होगी, जल के अंदर उसका मान अलग हो जाएगा। यानी यहाँ पे इस फार्मूले को अगर माध्यम की बात करूं मैं, एफ माध्यम, तो एफ माध्यम के केस में ये फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इस फार्मूले को आप देखिए, अब ये जो फार्मूला बना तो यहाँ ये जो के है ये क्या है, तो ये के है परावैद्युतांक। और कान खोल के सुन लो, ये जो परावैद्युतांक है ना ये बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, ठीक, कि परावैद्युतांक किसे कहते हैं। अब ये जो परावैद्युतांक आप देख रहे हैं इस के का मान अगर मैं वायु की बात करूं तो उसके लिए 1 होता है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मैं इस के की बात करूं तो जल की बात करूं तो जल के लिए इसका मान 80 या 81 होता है, दोनों में से कोई एक। अगर इसी के की बात करूं तो ये धातु की बात करूं, धातु के लिए तो इनफाइनाइट होता है, ठीक। तो ये के का मान है, और के का मान दिख रहा है ना माध्यम पे डिपेंड कर रहा है, इसी को परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक। अब बात आती है कि परावैद्युतांक कहते किसे हैं। इसके पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको लिखने फिर बताता हूं। कर रहा था परावैद्युतांक का, ठीक। तो अब देखिए यहां मैं परावैद्युतांक के बारे में कुछ बता दूं। परावैद्युतांक, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि बोर्ड में ये कई बार आ चुका है और इसको बताना जरूरी है, ठीक। तो परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो फार्मूला होता है के इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, ठीक, तो इसको बोलते हैं वैद्युतशीलता। देखिए कहाँ वायु की वैद्युतशीलता, वायु की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, या इसी को बोल सकते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात, दोनों में से कोई आप ले सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये आपका माध्यम की वैद्युतशीलता है, माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक। अब वैज्ञानिक ने कहा कि जो एप्सिलॉन नॉट है ना इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक। अच्छा इसकी यूनिट क्या होती होगी, तो अभी आप देखे हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप इसको इधर लाइए और F को इधर, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई F और यहाँ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आप देखेंगे इसकी जो यूनिट होगी Q मतलब कूलाम स्क्वायर, और F का न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। अब मैं आपसे बोलूं अच्छा ये तो मालूम चल गया ये क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता, तो ये परावैद्युतांक का परिभाषा क्या होगा, इसकी परिभाषा ही पूछता। तो आप लिखेंगे माध्यम की वैद्युतशीलता, ध्यान दीजिएगा, माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात, वैद्युतशीलता
शीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक कहलाता है। अब ये मुझे समझ में आ गया कि परावैद्युतांक किसे कहते हैं। अच्छा, K इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसे रट लीजिएगा, इसकी वैल्यू रट लीजिएगा और ये भी याद कर लीजिएगा कि एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं। तो आपका इतना टॉपिक तो क्लियर हो गया ना, परफेक्ट। ओके, आप सुनिए, अभी मैंने कहा था आपसे, फार्मूला बताया था कूलाम का, तो फार्मूला क्या था, F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, माध्यम के लिए। आप यहां देख रहे होंगे कि यहां पे एक वर्ड है के, परावैद्युतांक। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो F इनवर्सली 1/k लिख सकता हूं, क्योंकि नीचे है। अब जब इसको हम हटाते हैं तो यहाँ पे रेशियो आएगा F1/F2 1/K1/K2। अब एक बात याद रखिएगा, ये देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती नियतांक। एक्चुअली यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1/k है, नीचे है, इसलिए व्युत्क्रमानुपाती काम कर रहा है। और जब इसको हटाएंगे ना तो इक्वल लगाएंगे तो ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा F1/F2 इक्वल टू 1/K1/K2। K2 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो F1/F2 इक्वल टू K2/K1, एक फार्मूला बन गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये फार्मूला यूज कहाँ करेंगे हम। तो मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन दे देगा बोर्ड में कि दो आवेश हैं Q1 Q2, दोनों का बीच की दूरी 1 मीटर है और इन पे लगने वाला जो बल है वो 80 न्यूटन है। कितना न्यूटन? 80 न्यूटन। और ये दोनों वायु में स्थित हैं। कहाँ पे हैं? वायु में। अगर इन दोनों आवेश को उतनी ही दूरी पर जल में रख दिया जाए, किसमें? जल में। मान लो उतना ही दूरी पर Q1 Q2 को जल में रख दिया मैंने, तो बताइए इस पर लगने वाला बल कितना होगा? क्या क्वेश्चन पूछा यार। सोचो, यदि दो आवेश जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है उसको वायु में रखा गया है, उस पर लगने वाला बल 80 न्यूटन है। अगर उन दोनों आवेश को जल के अंदर रख दिया जाए, पानी में रख दिया जाए, उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए, तो लगने वाला बल क्या होगा? तो अभी मैंने कहा था कि जो कूलाम का बल का नियम है ये किस पे डिपेंड करता है? माध्यम। अब देखिए माध्यम आ गया ना, तो कैसे करेंगे आप? तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे? ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे आप? तो देखिए, बताइए F1 हमको मिल गया, F2 हमको चाहिए। अच्छा, वायु है तो इसके लिए K का मान कितना होता है? 1, तो K1 भी मिल गया। ये जल है तो इसके लिए K2 का मान कितना हो गया? 80, K2 भी मिल गया। और जैसे हमको ये सब मिला, इसमें पुट कर दो। और जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे F1 कितना है बताओ? 80, F2 नहीं पता, K2 कितना है? 80, K1 पता 1, तो 80 से 80 क्या हुआ? इसके मतलब जो F2 आया वो आया 1 न्यूटन। वाओ, यानी जब एयर में था तो 80 न्यूटन बल लग रहा था और जैसे पानी के अंदर आया उसका बल घट गया। अच्छा, बल घट गया तो अभी आप देखें F इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट K और यहाँ पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप देखिए K का मान बढ़ गया जल में और यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 80 हो गया, तो K का मान बढ़ गया तो F तो घटेगा ना। यही कारण है कि F घट गया और आप देख रहे हैं ना कैसे घट गया। तो ये फार्मूला ऐसे बना करके यहाँ पे यूज करना होता है और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है। राइट इट। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा फार्मूला वही था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मैं अगर F और R स्क्वायर में रिलेशन निकालूं तो F इनवर्सली 1/r स्क्वायर, और अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं F1 अपन F2 में तो 1/r1/r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है इसके लिए भी और इसके लिए फॉलो करूं तो F1 अपन F2 इक्वल टू 1/r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर। अच्छा, इसको ऊपर लेके जाइए तो F1/F2 इक्वल टू r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर। एक फार्मूला बन गया और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो बना फार्मूला एक नया फार्मूला बन गया।
लेकिन अब इस फार्मूले को यूज कहाँ करता है बोर्ड, कैसे यूज करेगा इस फार्मूले पे, न्यूमेरिकल कैसे देगा, तो देखिए ध्यान से। कहेगा कि दो आवेश हैं Q1 और Q2 और दोनों के जो बीच की दूरी है 2 मीटर है और इनमें लगने वाला जो बल है वो 80 न्यूटन है, ऐसा बोल दिया। अब कहेगा कि बताओ यदि इनके बीच की दूरी आधी कर दी गई, आधी मतलब 1 मीटर कर दी गई, तब लगने वाला बल बता दो। देखा क्वेश्चन, दो आवेश था, दोनों के बीच की दूरी कितनी, 2 मीटर थी, लगने वाला बल 80 न्यूटन था। यदि इनके बीच की दूरी आधी कर दी गई तब लगने वाला बल बताओ। अब कैसे करोगे इसको, तो डिपेंड ऑन दिस फार्मूला। ओके, अब इसको अगर यूज करूं मैं तो आंसर ला सकता हूं, तो यूज करें तो F1 अपॉन F2 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहां फार्मूला बना है R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। F1 है 80, F2 हमें निकालना है, R2 है आपके पास कितना, ये R1 है और ये R2 है, R2 है 1 और R2 है 2। तो यहां देखेंगे 80 बाई F2, तो ये 1 और ये हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, F2 1 या F2 इक्वल टू 8 से 32 320 न्यूटन। यानी मैंने यहाँ पे क्या देखा कि अगर दो आवेश हैं और दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर थी, दोनों को जब कुछ पास लाया गया, मतलब आधा पास लाया गया, तो लगने वाला बल बढ़ गया, यानी और तेजी से अट्रैक्ट करेगा। यानी कोई भी वस्तु जितना ही दूर जाएगी उसके बीच लगने वाला आकर्षण बल घटता जाएगा, और जब वो नजदीक आएगी तब लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यही फार्मूला को देख करके इसने बनाया था, कूलाम ने, ये फार्मूला इसी सबको देख के देखा कि यार कोई दो आवेश हैं, दोनों को जब एक पास ला रहे तो बहुत तेजी से खींच रही हैं, लेकिन दूर ले जाने पे क्या कर रही हैं, उनके बीच की खींचने की जो कैपेसिटी है कम हो जा रही है। और आपके सामने दिखाई दे रहा है कि दूरी 2 मीटर थी तो लगने वाला बल कितना था, 80 न्यूटन। जैसे इसके बीच की दूरी आधी करा मैंने, तो लगने वाला बल 320 न्यूटन हो गया, यानी बल बढ़ गया। तो आप समझ चुके होंगे कि ऐसे भी होता है फिजिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं ऐसे करके। राइट इट। फिर नेक्स्ट कि आप दो फार्मूले समझ चुके होंगे। अब आगे बात करता हूं। अभी हम लोग ने जानते हैं कि F अगर वायु की बात करूं तो फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अगर मैं F माध्यम की बात करूं तो इस केस में फार्मूला था 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर सेकेंड। और इन दोनों को मैं अगर भाग कर दूं, डिवाइड, तो F वायु बाय F माध्यम, तो यहां आप देखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बाय 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये पूरा क्या हुआ, कैंसिल। ये जो के बचा ना, ये ऊपर चला जाएगा, यानी F वायु बाय F माध्यम, ये किसके बराबर आ गया, के परावैद्युतांक के बराबर आ गया। वाओ, अगर ये के बराबर आया तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछेगा कि यदि दो आवेश वायु में है तो उस पर लगने वाला बल 80 न्यूटन है, वो जल में चले गए तो लगने वाला जो बल था वो क्या हुआ, घट गया, क्योंकि परावैद्युतांक घट जाता है, बढ़ जाता है। तो जब घट गया तो मान लो हो गया 80 था 40 हो गया, तो बताओ परावैद्युतांक क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक, अब सुनो, F वायु बाई F माध्यम इक्वल टू के आया। अब सुनो, के का मान हमने बताया था अभी क्या था, तो के इक्वल टू था एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। आप इसको यहां रख दीजिए, तो रखेंगे तो क्या होगा, F वायु F माध्यम इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। और इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो राइट इट। आज के लिए बस इतना, फिर नेक्स्ट कल बनाएंगे। ओके।